टोटल कितने प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं? 2017 से लेकर अभी तक 12 प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दिए। जी स्टोरी बिल्डिंग भी थी, G+14 स्टोरी थी। प्रोजेक्ट था बठिंडा टू चंडीगढ़ नेशनल हाईवे था, 4 लेन का रिजिड पेमेंट का। ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट की सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था रेलवे अंडर ब्रिज। ये तो मेरता के पास गवर्नमेंट 2 मेरे को टेंडर मिले, टारगेट 6 मंथ में उसको कंप्लीट करवा के दिया। में 3 घंटे में 4 घंटे में पुल बिछा देते हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे पहले प्री कास्ट सेक्शन बनाया अपने यू फ्रेम में और 3 घंटे का शट डाउन लिया था, उनको सही पोजीशन में लगाया। मात्र 3 घंटे में? मात्र 3 घंटे में। जो अपन सोचते हैं कि बाहर विदेशों में भी होता है, ऐसा इंडिया में भी होता है। ये तो मेरा पैशन है, तो उसी सपने को मैं आगे पूरा करता जा रहा हूँ और भी आगे बढ़ते रहना है। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है। क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग द बिल्डिंग की? इस चीज़ में कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए फॉर द सेफ्टी और किसी भी चीज़ को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की दुनिया के बारे में। एक ऐसा फील्ड जिसमें डिज़ाइन मिलता है प्रैक्टिकलिटी से और हर बिल्डिंग के पीछे होती है एक कहानी। और उन कहानियों को शेप देने वाले आज के हमारे गेस्ट राजेश जी गहलोत, जो कि एक आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक रियल एस्टेट डेवलपर है। चलिए उनकी जर्नी से समझते हैं एक टेंडर से टावर तक का रियल प्रोसेस। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आज? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है द पोकार्ट शो में। थैंक यू सर। कैसा है? बस बढ़िया हूँ। अभी दिवाली का फेस्टिवल है, काम का प्रेशर भी है जी। और सब कुछ ठीक चल रहा है। काम का प्रेशर किस तरह का काम? मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन की कंपनी है LR डेवलपर्स के नाम से, जो अपने किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर और ब्यावर और मेड़ता साइड में हमारे रिसोर्ट के और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी लेते हैं। जैसे कि कोई रेलवे के प्रोजेक्ट आ गए या PWD के प्रोजेक्ट आ गए, तो सारी एक्टिविटी को मतलब मॉनिटरिंग करना रहता है। इसी वजह से अभी दिवाली है तो कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन भी है, तो इस वजह से थोड़ा काम का प्रेशर भी है और ठीक है, बस सब बढ़िया है। प्रेशर तो आएगा, देखो आप जिस फील्ड में हो ना सर, उसमें तो आएगा प्रेशर। आप आर्किटेक्चरिंग भी करते हो, कंस्ट्रक्शन डेवलपर, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं इन सब फील्ड्स के। हाँ, पूरा एक ये टीम वर्क है। इसमें डिज़ाइन से लेके पूरा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना और क्लाइंट को एक फाइनल जो उसके दिमाग में रहता है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, चाहे को रिसोर्ट बना रहा हो, चाहे वो अपना घर बना रहा हो, चाहे फार्म हाउस बना रहा हो, उसके मन में जो एक इमेजिनेशन रहती है। ये क्योंकि कोई चीज़ बनाता है तो जीवन में एक बार बना पाता है या 2 बार बना पाता है, तो उसके सपनों को पूरा करना और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे तो सपने खुद के तो छूट ही जाते हैं और उसी में दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस यही चल रही है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ। इस जर्नी में जुड़े कैसे थे आप? सर, मैं जब अपने एजुकेशन के अर्ली स्टेज में था, जब 10th या 10th क्लास में था, जी। तो जब मैं अपने आसपास लोकल एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, जैसे कहीं रोड बन रहा है, और एक बेसिक मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी लाइफ का। जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे सिटी में जोधपुर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, जो G+15 स्टोरी थी। G+15 G प्लस मतलब ग्राउंड प्लस अच्छा। 15 स्टोरी, अच्छा, ग्राउंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, Multi-story। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था जी। और मेरा स्कूल वहाँ पास में ही था। तो मैं मतलब एवरीडे वहाँ से पास करता था, वहाँ से निकलता था। तो क्यूरियोसिटी रहती थी जब वो स्टार्ट हुआ, पहले उसका सर्वे हुआ, उसके बाद उसके एग्जीबिशन हुआ, चारों तरफ बैरिकेटिंग की, फिर उसके अंदर फुटिंग का, फाउंडेशन का काम चालू हुआ, धीरे-धीरे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। जी। फिर उसके बाद में उसमें मेसनरी के काम हुए, फिनिशिंग के काम हुए, फाइनल हुआ। तो साल कम से कम वो 3 साल तक मतलब वो प्रोजेक्ट चला। तो मेरा हर वहीं से जाना रहता है, 10th 11 12 तक मेरा वहीं से जाना रहता था। वो देखता था, एक क्यूरियोसिटी बन गई कि ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी है, एक इतनी बड़ी चीज़ को पहले से प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या मतलब कितनी बड़ी टीम चाहिए होती है, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रही है, कैसे वो ड्राइंग्स बना रहे हैं। कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, क्योंकि G+1 स्टोरी या 1 या 2 मंजिल के मकान तो ऐसे ही बना देते हैं।
15 मंजिल के बनाने के लिए सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि भई वो जो बिल्डिंग है कौन से मतलब अर्थक्वेक ज़ोन में है, उस पे कितना लोड आएगा और फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उन सब चीज़ों को देख के मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी और जब मैंने फिर 12th पास आउट किया तो मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया। तब मेरे दिमाग में आया कि हमें इंजीनियरिंग करना है और करियर बनाना है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, ताकि वो मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो और आगे कुछ मतलब अच्छा कर सकूँ, एक कुछ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ नया कर सके, बेहतर कर आपने सके। ये सोचा है नहीं, ड्रीम्स लोगों के मैं पूरे करूँगा, बिल्डिंग के जो हाँ, ड्रीम्स होते हैं बिल्डिंग के और देखता था मैं हाँ। अपने आस-पास देखता था लोग जैसे लोगों के आज इंडिया में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है, स्लम की प्रॉब्लम है। अफोर्डेबल हाउस नहीं है लोगों के पास और स्किल्ड इंजीनियर या आर्किटेक्ट उनकी भी ये कमी है इस मार्केट के अंदर। तो जैसे आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं इतने शानदार घर होते हैं, जैसे आप यूके चले जाओ, यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, कितने छोटे मकान भी एकदम शानदार पूरे ट्रेडिशनल तरीके से बनाए होते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होती है। आप तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि मैं भी कभी एक ऐसा मतलब सपना लिया था 12th या मतलब उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं भी कभी डेवलपर बनूंगा, लोगों को एक टाउनशिप बना के दूंगा या अच्छी मतलब प्रॉपर्टी बना के दूंगा ताकि हमारा भी नाम हो और उनको भी एक अच्छी चीज़ मतलब प्रोवाइड होए। तो उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तब मैंने कहा सिविल में करेंगे और उससे ही अपन को आगे जब इंजीनियरिंग में जो चीज़ें सीखेंगे वही अपन प्रैक्टिकल लाइफ में जब 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए शिक्षा सबसे बेसिक नीड है किसी चीज़ को अपन को आगे तो बढ़ाना है। इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए मैं फिर इस फील्ड में आया और आज ये कार्य कर रहा हूँ मैं। सो नाइस। मतलब आपका जो एम्बिशन है वो चाइल्डहुड एम्बिशन है और इस यस। चीज़ को देख कर के आपने बचपन में सोच लिया था कि हाँ, एक दिन मैं भी जब बड़ा होऊँगा, मैं भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाऊँगा लोगों के लिए और उनके है जो हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। हाँ, लोगों के सपनों को पूरा करेंगे, लग्ज़री अपार्टमेंट, फ्लैट्स, रिसोर्ट्स, लग्ज़री की तरफ मेरा ये ध्यान है। जैसा आपने अभी बताया राजेश जी कि एलआर डेवलपर्स के नाम से आपकी कंपनी है। इसका विज़न क्या था जब आपने इसको शुरू किया था? मैंने इसको 2022 में स्टार्ट किया था, जी। उससे पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में और जब मैंने इसको स्टार्ट किया मेरा विज़न था जैसे कि गुड़गाँव में या फिर अपने एनसीआर रीजन में शानदार जो प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, जैसे चाहे अपार्टमेंट हो, विला हो, मैं वो चीज़ अपने जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ है जैसे कि जयपुर है, अपना किशनगढ़ है, अजमेर है, पुष्कर है, जोधपुर है, उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपना बेस यहाँ आज अजमेर में रखा है और एल्ला डेवलपर्स के नाम से मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी करंटली मेरे पास 4 से 5 रिसोर्ट के प्रोजेक्ट हैं बड़े-बड़े, जो कोई कुछ प्रॉपर्टी 150 रूम की है, कोई 200 रूम की है, कोई 80 रूम की प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस भी बना रहे हैं और विला भी बना रहे हैं, G+1 स्टोरी विला भी बना रहे हैं। तो उसी विज़न को मैंने ध्यान में रखते हुए कि ये चीज़ जो आज यहाँ है, वो अपन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में करें और आम लोगों तक ये चीज़ अपने कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजी और नई डिज़ाइन वहाँ पहुँचे और एल्ला डेवलपर्स का मेन मोटो है लग्ज़री। जी, कोई भी अपने जीवन में हर कोई लग्ज़री और कम्फ़र्ट चाहता है और आज के नेचर के साथ जुड़ के रहना चाहता है। तो उसी विज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने एल्ला डेवलपर्स की नींव 2022 में रखी और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अगर मैं आपसे एक एक आंकड़ा पूछूँ कि टोटल कितने प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं? अब क्या है? मैंने 2017 से लेकर अभी तक 12 प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दिए, जिसके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी थी, G+14 स्टोरी थी। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था बठिंडा टू चंडीगढ़ नेशनल हाईवे था, 4 लेन का रिजिड पेमेंट का। वो मैंने वहाँ पे एज ए क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे मैंने काम किया था और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट का एनबीसीसी का प्रोजेक्ट था। एनबीसीसी का? एनबीसीसी का वह अपने G+14 स्टोरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट थे, ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट मेन गवर्नमेंट के थे? एंड गवर्नमेंट के थे। जी। तो उनको मैंने कंप्लीट कराया। वो जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अपार्टमेंट बना के दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह। उसके साथ ही मैंने गुड़गांव में एक 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया के कमर्शियल मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम कराया, जिसमें थिएटर है, गेमिंग जोन है और रिसोर्ट है, होटल सब उसके अंदर इंक्लूड था।
मॉल कौन क्या नाम है उस मॉल मॉल का अपना गुड़गांव मॉल के नाम से से था, गुड़गांव मॉल के गुड़गांव नाम से। मॉल के नाम जी से। जी तो उसका कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके बाद मैंने कोटा में 150 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, ओके 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 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, उसका कंस्ट्रक्शन का काम कराया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। जी और एक 100 बेड का मदर चाइल्ड केयर यूनिट का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, जिसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक उसको कंप्लीट कराया, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। और एक अपने हॉस्पिटल इंडस्ट्री का पूरा वर्ष एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को, हाँ कि किस तरह से क्या चीज़ रहती है एक हॉस्पिटल के अंदर, क्या क्या रूम्स रहते हैं, कहाँ ऑपरेशन थिएटर होंगे, क्या हॉस्पिटल वो वाली जगह है ना जहाँ पर मरीज आ रहा है तो आपको तो हर एक ब्रॉड हर सारी सोचना पड़ता है। फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है, पहले से प्लानिंग कर। और फ्यूचर प्लानिंग्स भी उसके अकॉर्डिंग होती है। फ्यूचर में जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उस हिसाब से हमको हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उस हिसाब से जो डिज़ाइन और उसको इम्प्लीमेशन कराना पड़ेगा। नाइस। तो आज एक इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद आपको तो याद ही होगा सर आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था या गवर्नमेंट पहला टेंडर आपका गवर्नमेंट का कौन सा था? गवर्नमेंट का पहला टेंडर मेरे पास मेरे खुद की कंपनी के थ्रू, एल्ला डेवलपर्स के थ्रू, मैंने मेड़ता में कंप्लीट किया था। जी जो रेलवे लाइन होती है, और जहाँ पहले आप देखते थे रेलवे फाटक होती थी, उसको हटा के गवर्नमेंट रेलवे अंडर ब्रिज अंडर पास आजकल बनने चालू हो गए हाँ अंडर पास। तो पहले एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर रेलवे अंडरपास सेक्शन किए। तो मेड़ता के पास 2 मेरे को टेंडर मिले रेलवे अंडरपास के। फर्स्ट टेंडर आपको गवर्नमेंट का वो था? फर्स्ट टेंडर मेरे को गवर्नमेंट का जी मिला। उसमें भी टेंडर हमने पहले अप्लाई किया, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स पूरी करनी पड़ती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है, और आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। मटेरियल का रिसोर्सेज क्या रहेगा, प्रॉपर लैब और इक्विपमेंट होनी चाहिए काम करने के लिए। जैसे आप साइट पे देखते हैं आरएमसी प्लांट होना चाहिए, एग्जावेशन के लिए जेसीबी वगैरह, सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड है वो हमारे पास होने चाहिए। गवर्नमेंट उसको ऑडिट करती है। और उसके बाद मेरे को ये टेंडर मिला। और भी हमारे साथ बिडर थे, पर मेरा जो एक्सपीरियंस था और मेरे पास जो लाइसेंस था, उस हिसाब से मेरे को वो रेलवे का टेंडर मिला। और उसको हमने टारगेट 6 मंथ में उसको कंप्लीट करवा के दिया, विदाउट कोई गवर्नमेंट के कोई फॉल्ट के, और उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको कंप्लीशन करवा के दिया। जी वो प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो वो रिमोट एरिया के अंदर था, पूरा ग्रामीण इलाके अंदर है। वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। जैसे कभी 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमको उसके अनुरूप काम करना होता था। बिजली फिर जब कभी ट्रेन आ रही है रेलवे का, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अदर्स कंट्री में 3 घंटे में 4 घंटे में पुल बिछा देते हैं, हमने 3 घंटे के अंदर शट डाउन लिया था रेलवे ट्रैक के नीचे। पहले प्री कास्ट सेक्शन बनाया अपने यू फ्रेम में, और 3 घंटे का शट डाउन लिया था, जहाँ से मतलब कि ट्रेन वगैरह वहाँ से पास जी। नहीं करेगी। जी और 3 घंटे के अंदर कम से कम 2 बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें, हाइड्रा जो क्रेन होती है उसके द्वारा हमने 3 घंटे के अंदर पूरा यू सेक्शन में जो प्रीकास्ट बनाए यू फ्रेम में, वो सारे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, उनको सही पोजीशन में लगाया मात्र 3 घंटे में मात्र 3 घंटे में। जो अपन सोचते हैं कि बाहर विदेशों में भी होता है, ऐसा इंडिया में भी होता है, क्योंकि आप रेलवे लाइन को ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं कर सकते थे। वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, उसको हमने पूरा टीम वर्क के साथ कंप्लीट करवाया। आज वो अंडरपास सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। उसमें एक ये मेन ड्रेनेज का भी इशू रहता है, बरसात का जो पानी आता है वो भी इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए भी प्रॉपर हमने प्लानिंग करके ड्रेनेज प्रोवाइड किया, ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा नहीं होए बरसात के समय में, क्योंकि वो रूरल एरिया था, किसानों को कोई समस्या नहीं समाधान करनी पड़े। और वहाँ एक इशू था लोकल लोगों से बात करना, क्योंकि जब हम काम करते थे तो वो रास्ता सारा ब्लॉक हो जाता था, तो लोकल लोगों से बात करना, उनको मनाना, ये भी एक टफ टास्क था। एक बहुत बड़ा टास्क मानते हैं इस मटेरियल चोरी का भी बहुत रहता था, कि मटेरियल सारा कॉस्टली होता है, सीमेंट है, कंक्रीट है, गिट्टी है, बजरी है, सारा कॉस्टली होता था, उसका चोरी का भी रहता था। तो ये सारी डिफ़िकल्टियों को फेस करके मैंने वो 6 मंथ के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कराए। वो मेरा गवर्नमेंट का रेलवे का पहला प्रोजेक्ट था। तो इतना सब कुछ होने के बाद में आपने क्या सोचा है कि ये सिर्फ एक बिजनेस है या पैशन है आपका? ये तो मेरा पैशन है। इसको एज ए मैं जो मेरा ड्रीम था उसको मैंने जब बहुत पहले सोचा कि इसको फुलफ़िल करना है,
तो उसी सपने को मैं आगे पूरा करता जा रहा हूँ और भी आगे बढ़ते रहना है। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है। जैसे जैसे हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी टीम बढ़ेगी, हमारा कोई एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हम बड़े प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे मेजर ब्रिज के हो गए, रेलवे के और अदर प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे हाईवे के हो गए या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रिसोर्ट हो गए। इन सब के प्रोजेक्ट हम लार्ज स्केल पे टेक ओवर करेंगे। जी, सो नाइस। मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज तभी आती है किसी को कि किसी ने एक्सपीरियंस के साथ में काम किया है, अपने पैशन को फॉलो किया है। और आपने बताया जैसे कि आप पैशन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। बहुत जने बोलते हैं कि बिल्डिंग बनाना तो बहुत ईजी है, अरे बन जाएगी। ये एक मिथ है या फिर एक्चुअल में क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं वाइल डिजाइनिंग द बिल्डिंग की इस चीज़ में कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए फॉर द सेफ्टी और किसी भी चीज़ को लेकर के? बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे मेन ज़रूरी रहता है उसका जो अपन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसकी डिज़ाइन प्रॉपर होनी चाहिए। मान लो हमने कोई G+10 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, तो उसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। सबसे पहला तो कि भई वो कौन से अर्थक्वेक ज़ोन में आ रही है, जो उसको सिस्मिक ज़ोन भी बोलते हैं। जो भूकंप वगैरह आता है तो पूरे इंडिया में अलग-अलग ज़ोन में डिवाइड किया हुआ है। जोन्स बने हुए हैं। तो जब भी कोई सबसे पहले आर्किटेक्ट से हमने डिज़ाइन फाइनल करा लिया, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो विला बना रहा है या मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसका डिज़ाइन फाइनल होने के बाद हम उसका स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते हैं, जिस पे वो बिल्डिंग पूरी खड़ी होगी। तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है कि भई सोइल की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे हार्ड हार्ड स्टाटा है या सॉफ्ट है, उसके हिसाब से हमको जो उसका फाउंडेशन होता है, उसका डिज़ाइन करना रहता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, अगर कोई अनपढ़ आदमी या कोई बिना नॉलेज के ये करेगा, तो जब भी कभी 5, 6 या 7 रिएक्टर का अर्थक्वेक आएगा, तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और ऐसा होता है। आपने इंडिया में जो पहले अर्थक्वेक आए हैं, आप देखा होगा, चाहे भुज में आया हो या अदर कहीं श्रीनगर में आया हो, कहीं पे भी आया हो, सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती थी। क्योंकि वो प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो बिल्डिंग बनाना नॉट ए ईज़ी टास्क फॉर एनीवन। तो जो सारी चीज़ों को कंसीडर करके उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। फिर जब साइट पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हर मटेरियल की टेस्टिंग होती है। आजकल लोग जैसे कंक्रीट के भी टेस्ट होते हैं बहुत सारे। कंक्रीट का भी टेस्ट होता है। कंक्रीट जो आती है, गिट्टी आपके आती है आपके, उसके भी टेस्ट होते हैं। उसका शेप एंगुलर या जो भी फिक्स होना चाहिए, कि सीव एनालिसिस टेस्ट होते हैं उसको उसके। बनाने का जो प्रोसेस है जो जो कंक्रीट आती है उसके सीव एनालिसिस टेस्ट होता है। अच्छा। फिर जब हमने साइड पे मोर्टार तैयार, मसाला तैयार कर लिया, तो उसका भी टेस्ट होता है। जैसे अपन स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यूब टेस्ट होता है। डेंसिटी वगैरह भी सब चेक होती है। हाँ, Strength भी वाटर की क्वालिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन में जो ड्रिंकेबल वाटर है वो यूज़ में लेना चाहिए। लोग क्या सॉल्टी करते वाटर हैं, यूज में ले लेते सॉल्टी वाटर यूज़ करते हैं, तो बाद में प्लास्टर में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग में भी क्रैक्स आते हैं और ज़्यादा उसकी लाइफ टाइम नहीं रहता। 10-15 साल में उसमें बिल्डिंग में आपको डिफेक्ट दिखना चालू हो जाएंगे। ओके। तो ये एक इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस काम को कराए, ताकि वो जो आप बिल्डिंग बना रहे हो लाइफ टाइम तक चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो इतना सब कुछ जब आप ध्यान रखना होता है तो इसमें जो बोलते हैं ना कि प्लानिंग, डिजाइनिंग और अप्रूवल, ये 3 चीज़ों को एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। कितने हद तक इनका परसेंटेज अपन देखें कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले तक इन सब चीज़ों में कितना ध्यान रखा जाए? कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो प्लानिंग ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है और मुझे इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, क्या मेरे को डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपने मान लो श्रीनगर या कश्मीर में काम चालू कराना है, वहाँ तो 3 to 4 मंथ स्नोफॉल रहती है, तो वहाँ उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में काम होता है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को, ये जो जो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकती है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उसके बाद साइड पे हमारी टीम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अलग-अलग डिफरेंट टाइप है, जैसे काम होते हैं। जैसे कि बिल्डिंग अब बना रहे हैं तो उसमें शटरिंग की टीम अलग होती है, सरिया के लिए अलग होती है, कास्टिंग करने के लिए अलग होती है, एग्जीक्यूशन करने वाली अलग होती है। फिर जब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो उसमें मैसनरी के काम के लिए अलग होती है, प्लास्टर के लिए अलग होती है, फिर पेंट के काम के लिए, फर्नीचर के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, प्लम्बिंग के काम के लिए अलग,
फॉल सीलिंग के लिए सारी अलग-अलग एजेंसी होती है, उसकी पहले से प्लानिंग करके, ड्राइंग बना के, उन सबको एक साथ कंबाइन करके उसको साइट पे एग्जीक्यूट कराना रहता है। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग इन तीनों का होना और तीनों का बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक ही चीज़ में गड़बड़ हुई या कोई फॉल्ट हुआ तो हमारी सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। कहीं न कहीं ये सब चीज़ों से एक दूसरे इंटरलिंक एक है। दूसरे से इंटरलिंक है। राइट। ये जब चीज़ें साथ में एक जो टीम वर्क के द्वारा की जाएगी तभी कोई प्रोजेक्ट को हम टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं कि पहले के टाइम में कोई प्रोजेक्ट चालू किया 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते थे, डैम के प्रोजेक्ट्स होते थे, वो कंप्लीट ही नहीं होते थे। वो यही रहता था कि डिज़ाइन आ गया, प्लानिंग हुई नहीं, उसको साइड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उस पर क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बीच में ही टूट रहा है। आप देखते हो बनते बनते पुल टूट जाते हैं। आप बिहार में ये मोस्टली ऐसा होता है, बनते बनते ही टूट जाते हैं क्योंकि बनने के दौरान जो साइट पे मटेरियल की क्वालिटी हो गई, जो टेस्ट होते हैं वो नहीं किए जाते, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाती। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि हम मॉनिटरिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तीनों में कोऑर्डिनेशन करके ही एक प्रोजेक्ट को समय पे कंप्लीट कराया जा सकता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी भी है ये सब चीज़ें। जब टेंडर्स की बात आती है तो जैसे कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी देती है और कुछ गवर्नमेंट भी देती है। आज के टाइम पे आर्किटेक्चर या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती है? कंपनी ज़्यादा गवर्नमेंट के टेंडर का जिनको एक्सपीरियंस है उनको प्रीफर करती है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को कम करती है मतलब आपके हिसाब से तो अब? प्राइवेट को भी थोड़ा करती है, ऐसा नहीं है। उनकी क्या डिमांड है, उसको जो सामने जो करवा रहा है उसको क्या एक्सपीरियंस है, वो देखा जाता है आज के टाइम में। जैसे कि मेरे को अगर डैम बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को वो काम नहीं मिलेगा। अगर मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस बिल्डिंग लाइन में रहा है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहा है तो मेरे को बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर किसी कंपनी को हाईवे का है, जैसे इंडिया में मेजर कंपनी है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका हाईवे में एक्सपीरियंस है तो हाईवे लाइन में उसको ज़्यादा टेंडर मिलते हैं। अभी जैसे इरिगेशन का अपन कोई देखें, वेबकोस इंजीनियरिंग करके इरिगेशन के मैक्सिमम प्रोजेक्ट जैसे डैम के हो गए, पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लाइन हो गई, ओवरहेड टैंक हो गए, उसके पास है, वेबकोस इंजीनियरिंग के पास है। और आप रियल एस्टेट में आप जाएंगे तो आपने बहुत ही चर्चित ब्रांड सुने, डीएलएफ सुना है, मंगलम सुना है, और भी अभी जैसे ये मुंबई की बहुत सारी रियल बहुत एस्टेट सारे कर रहे हैं, तो उनका अलग अलग एक डिवीज़न है और उस हिसाब से उनको काम मिलता है जो पास्ट में उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही मैटर करता है इस चीज़ में। और रियल एस्टेट्स के अंदर भी इसी तरीके से वर्क करता है जो कि रियल एस्टेट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसमें भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। मिलते हैं राजेश जी के साथ में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।